आप सुन रहे हैं जान का खतरा भाग 3। घाट पर रोड से परे घने अंधेरे में बीच वैगन में बैठा जसवंत सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। हवा बंद होने के कारण वातावरण में घुटन भरी गर्मी थी। रिवॉल्वर अपनी गोद में रखे करुणा और मारिया का इंतजार करते जसवंत के चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। उसकी रेडियम डायल की रिस्ट वॉच 11:15 बजने की सूचना दे रही थी। वो सोच रहा था, जोसेफ डिसूजा अब क्या करेगा। हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे थे। उसे सतीश वर्मा पर भी गुस्सा आ रहा था। अपने गर्म मिजाज की वजह से उसने बगैर सोचे समझे बेहद गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफ़ाना हरकत कर डाली थी, जिसका खामियाजा न सिर्फ सतीश को बल्कि खुद उसे भी इस हद तक भुगतना पड़ रहा है कि उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ गई थी। दुनिया में एक से बढ़कर एक लड़कियां मौजूद थीं, लेकिन सतीश ने पागलपन किया और जोसेफ की नई पत्नी को दिल दे बैठा। हाँ, प्यार में आदमी किस हद तक दीवाना हो जाता है, इसकी जिंदा मिसाल था सतीश वर्मा। जसवंत ने आखिरी कश लेकर सिगरेट का अवशेष बाहर फेंक दिया। वो पुनः जोसेफ के बारे में सोचने लगा। अब जोसेफ को रोकना ही होगा। बड़े ही सुनियोजित ढंग से पैराडाइज पर कब्जा करने के बाद वो सतीश को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना चाहता है। उस जैसा आदमी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी को उससे छीनने वाला आदमी दुनिया में जिंदा रहे। सतीश और मारिया का कहना बिल्कुल सही था। जोसेफ ने सतीश को सुबह का सूरज नहीं देखने देना था। आज रात सोहनदास की हत्या और उसमें जसवंत को फंसाने की कोशिश नाकाम हो जाने के बाद तो ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। सहसा कदमों की आहट सुनकर वो सतर्क हो गया। शेड के सिरे पर 2 साय प्रकट हुए। वो दोनों करुणा और मारिया थी। एहतियातन कार को दूर पेड़ों के साथ में पार्क करके पैदल ही वो घाट पर पहुंची थी। करुणा के पास जसवंत द्वारा मंगाई गई चीज़ें थी। जसवंत, करुणा ने दबी आवाज़ में हाँक लगाई। मैं यहाँ हूँ। वो दोनों उसके पास आई। तुम सारी चीज़ें ले आई? हाँ। ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? जसवंत ने उससे सारी चीज़ें ले ली। मैं माथा से टकरा गया था, लेकिन सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। मारिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बड़ी खतरनाक औरत है, तुम नहीं जानते? मैं उसकी जात को खूब पहचानता हूँ। अब तुम दोनों उधर मुँह करो, मुझे कपड़े बदलने हैं। उन दोनों ने उसकी ओर पीट कर ली। जसवंत ने वैगन से उतरकर अपने कपड़े उतारकर सीट के नीचे डाले और करुणा द्वारा लाए गए पैंट, ग्रे शर्ट, ग्रे जैकेट पहन लिया। करुणा नीली जीन्स और जैकेट में थी। मारिया ग्रे स्कर्ट और ब्लाउज में पहनी थी। अब तुम दोनों इधर मुँह कर सकती हो। दोनों उसकी ओर पलट गई। मारिया, जसवंत ने पूछा, तुमने सतीश को हवाला से निकालने की क्या योजना बनाई थी? योजना सतीश की ही थी। वो इंतज़ार करता हमें तैयार मिलेगा। जेल का भूगोल तो तुम्हें मालूम है। हिम्मत राव के ऑफिस का एक पिछला दरवाज़ा हवालात की कोठरियों की ओर खुलता है। उसके ऑफिस के प्रवेश द्वार के अलावा अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं है और उधर से आते जाते हमें देखा जा सकता है, इसलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके ऑफिस में आने जाने के लिए एक पिछला दरवाज़ा भी है। वो उस गली में खुलता है जो गोल्ड लाइन कैफ़े के पिछवाड़े से गुजरती है। वो दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता है और उसकी चाबियां भी उसी गुच्छे में रहती हैं जो हिम्मत राव के डेस्क के पीछे वो सीकचो वाला दरवाज़ा है ना, उसके बगल में टंगा होता है। हिम्मत राव आज रात बहुत ही मसरूफ़ रहेगा। जसवंत सहमति सूचक सर हिलाकर बोला। वो मुझे तलाश कर रहा होगा ना, तो ये हमारे हक में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शायद उसकी जगह कोई दूसरा इंस्पेक्टर या एसआई वहाँ मौजूद रहेगा, और अगर वो खुद भी हुआ तो भी उसके अलावा 2 या 1 और पुलिसमैन ही वहाँ होंगे। मारिया निश्चित से स्वर में कही जा रही थी। सतीश का विचार है कि उसके खाने में कोई नशीली चीज़ मिला दी जाएगी, इसलिए आज रात उसने खाना नहीं खाया है। मैं उसके लिए सैंडविच और कॉफ़ी लेकर जाने के बहाने से वहाँ पहुँचूंगी और हिम्मत राव या उसका जो भी आदमी वहाँ मौजूद होगा उसे इस बात के लिए मनाऊंगी कि वो मुझे सतीश के पास पहुँचा दे। और फिर जैसे ही कोठरी का दरवाज़ा खुलेगा, सतीश खोलने वाले पर टूट पड़ेगा और उस पर काबू पा लेगा। तुम्हारा यह प्लान चलेगा? जसवंत बोला, क्योंकि आज रात किसी भी कीमत पर तुम्हें या किसी और को भी सतीश से मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके पास तो हमें पहुंचना ही होगा ना? बेशक, मगर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। फिर असली समस्या है चाबियों की। हमें चाबियां हथियानी पड़ेंगी। जहाँ तक उस पिछले दरवाजे का सवाल है, उसे शायद हम नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं कि वो दरवाज़ा कभी खोला भी गया हो। फिर अंदर कैसे पहुँचेंगे? कोठरियों की ओर जाने वाले गलियारे में छत में एक काफ़ी बड़ा ढक्कनदार झरोका है। सिर्फ उसी रास्ते से पहुंचा जा सकता है।
तुम हिम्मत राव को बातों में लगाना और मैं ऊपर से नीचे पहुंचकर उसी तरफ से उसके ऑफिस पहुंचूंगा। लेकिन तब भी तुम्हारे और ऑफिस के बीच में सीखचों वाला दरवाज़ा तो होगा ही। करुणा ने शंका व्यक्त की। उसी दरवाजे की बगल में हिम्मत राव के डेस्क के पीछे चाबियां टंगी होती हैं और वो दरवाज़ा भी लॉक्ड रहता है। चाबियां हथियाने का काम मारिया को करना पड़ेगा और इसमें वक्त का बड़ा सही हिसाब रखना होगा। जब मैं कॉरिडोर में पहुंचूंगा तो मारिया ऑफिस में मौजूद होनी चाहिए। क्या तुम सफाई से इस काम को कर सकती हो मारिया? हाँ। जसवंत ने गौर से उसे देखा। वो इतनी भोली और कमज़ोर भी नहीं थी जैसी नज़र आ रही थी। वो सब कुछ कर जाने की हिम्मत रखती प्रतीत होती थी। मारिया, उसने पूछा, अगर हमारी ये योजना कामयाब हो जाती है तो तुम और सतीश क्या करोगे? हम यहाँ से भाग जाएंगे? कहाँ? ये मुझे नहीं मालूम। सतीश ने कहा था कि वो करुणा को बता देगा कि हमने कहाँ जाना है। तुम्हें इस बारे में कुछ और नहीं बताया? नहीं, हम बस साथ रहना चाहते हैं। खर्चा कैसे चलाओगे? मेरे पास अपना कुछ पैसा है, मैं उसे साथ लेकर आई हूँ। मेरी कार में 2 पैक्ड सूटकेस हैं। कंचनगढ़ से बाहर जाते ही मेरे और सतीश के सामने कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। जसवंत को लगा कि वो ज़रूर कुछ छुपा रही थी। तुम जानती हो खुद को तुम कितनी भारी मुसीबत में फंसा रही हो। पुलिस भले ही हार मान जाए, लेकिन जोसेफ कभी चैन से नहीं बैठेगा। हमें सिर्फ कुछ दिन छुप कर रहना होगा। जल्दी ही ये साबित हो जाएगा कि सतीश बेगुनाह है। सोहनदास की हत्या में से उसका कोई वास्ता नहीं। इस तरह हमारी मुसीबत टल जाएगी। मतलब हम यहाँ वापस लौट आएंगे? यहाँ? जोसेफ के इलाके में? हाँ, और तब सतीश उससे निपट लेगा। जसवंत इससे कतई सहमत नहीं था। उसे यकीन हो गया कि मारिया और सतीश की असल योजना कुछ और ही थी, जिसे मारिया छुपा रही थी। लेकिन तुम खुद क्या करोगे? करुणा ने पूछा। उन लोगों को पता ही तो चल जाएगा ना कि सतीश को तुमने हवाला से भगाया है। मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अभी भी हत्या के अपराध के लिए ढूंढा जा रहा है। जसवंत ने कहा। तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो। और वो उन्हें आखिर में अपनी बात समझाने लगा। पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े वाली गली सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थी। कैफ़े के अगले भाग से संगीत और पृष्ठ भाग में किचन से बर्तन खड़खड़ाने और चीज़ें तले जाने की धीमी आवाज़ें आ रही थीं। हवा बंद थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और बारिश होने के आसार नज़र आ रहे थे। गली ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। जसवंत अपनी बाहें फैलाकर दोनों तरफ की दीवारें आसानी से छू सकता था। कैफ़े के पिछले दरवाजे से मरियल रोशनी एक दायरे की शक्ल में गली में पड़ रही थी। कोई खिड़की नहीं थी, बस लोहे का एक दरवाज़ा था जो ना जाने कब से मजबूती से बंद पड़ा था। जसवंत हाथ में नायलॉन की रस्सी लिए खड़ा था, जिसके एक सिरे पर बड़ा सा हुक बंधा हुआ था। उसकी जेबों में रिवॉल्वर, टॉर्च और लोहे की कोई 1 फुट लंबी मजबूत सलाख ठुसी हुई थी। वो जो करने जा रहा था उससे बखूबी वाकिफ था और पकड़े जाने पर जो अंजाम होने वाला था उससे भी वो अनजान नहीं था। तभी दबे पांव गली में दाखिल होती करुणा दिखाई दी। जसवंत ने अचानक स्वयं को सोचते पाया कि काश करुणा इन सब से दूर रहती तो अच्छा ही होता। मारिया ने सामने कार पार्क कर दी है, वो फुसफुसाती बोली। वो उसकी अपनी कार है, वॉक्सवैगन। गुड। लेकिन हम दोनों को क्या करना होगा जसवंत? हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे और इस बखेड़े से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे डर लग रहा है जसवंत। क्यों? आई लव यू, वो हिचकिचाती सी बोली। पहले कभी ना तो मैंने ये जाहिर करने की कोशिश की थी और ना ही तुम्हारी तरफ से मुझे कोई संकेत या प्रोत्साहन मिला था, लेकिन आज मैं खुद कबूल करती हूँ और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा। मेरी हालत भी ऐसी ही है। मैं भी तुम्हें मन ही मन प्यार करता रहा हूँ, लेकिन उस प्यार का इजहार कभी नहीं कर पाया। खैर, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काश सतीश पर पागलपन सवार ना हुआ होता, मारिया ने उस पर जादू ना कर दिया होता। तुम समझती हो इन सब के लिए मारिया ही जिम्मेदार है? नहीं, वो सतीश से वाकई बेहद प्यार करती है। अब जो रिस्क वो ले रही है वो इस बात का साफ सबूत है। वो अच्छी तरह जानती है जब जोसेफ को उसका सतीश के साथ भाग जाने का पता चलेगा तो वो क्या कर जाएगा। लेकिन इस सब के बाद तुम्हारा क्या होगा? मतलब तुम्हारा मुसीबतों को झेलने के लिए यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अपनी फिक्र मुझे नहीं है। मैं सतीश नहीं, जसवंत राणा हूँ।
वो बोला, अब तुम वापस कार के पास जाओ और मारिया को ऑफिस में भेज दो। करुणा अचानक उसके सीने से लग गई, उसके गाल पर चुंबन अंकित करके अलग हटी और बिना कुछ बोले दबे पांव गली से निकल गई। जसवंत इंतज़ार करने लगा। फिर उसने हाथ में पकड़े रस्सी का हुक वाला सिरा पुलिस स्टेशन की इमारत की छत पर फेंका। तीसरी कोशिश में हुक दीवार के मुंडेर में जा अटका। उसने रस्सी खींचकर चेक किया। हुक मजबूती से अड़ा हुआ था। अंधेरी गली पूर्ववत सुनसान थी। जसवंत रस्सी के सहारे चंद सेकंडों में ही ऊपर पहुंच गया। सावधानीवश कुछ एक पल छत पर औंधा पड़ा रहा। आसमान में छाए घने बादलों के कारण अंधेरा इतना था कि दूर से देख लिए जाने का डर उसे नहीं था। वो उठकर खड़ा हुआ, दबे पांव झरोके की ओर बढ़ गया। झरोके का फ्रेम लोहे का बना था और उसमें शीशा लगा हुआ था। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया, फ्रेम को हाथ से टटोला। लोहे की छड़, जिसका एक सिरा चपटा और पैना था, ढक्कन और फ्रेम के बीच फंसाकर धीरे धीरे उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मुद्दत से बंद और जंग लगा होने के कारण ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। गनीमत थी कि उसमें ताला नहीं लगा था। जसवंत ने कोशिश करना जारी रखा। धीरे धीरे ढक्कन खुलने के आसार नजर आने लगे। पहले वो अपने स्थान से तनिक खिसका, फिर कोई इंच भर और फिर पूरी तरह से ऊपर उठकर खुल गया। ढक्कन आशा के विपरीत बहुत ज़्यादा भारी था। नीचे गलियारे से रोशनी ऊपर आने लगी। जसवंत ने नीचे देखा। गलियारा खाली था, वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। जसवंत वापस दीवार के पास पहुँचा। रस्सी ऊपर खींचकर मुंडेर से हुक अलग किया। वापस झरोके के पास लौटकर हुक फ्रेम में अड़ाया और रस्सी के सहारे नीचे उतर गया और जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। ऑफिस से आवाज़ें आ रही थी। मारिया हिम्मत राव से बड़े ही भावुकतापूर्ण स्वर में बातें कर रही थी। जसवंत, अचानक फुसफुसाती सी आवाज़ सुनकर वो पलट गया। आवाज़ सतीश की कोठरी से आ रही थी। ऑफिस के सीखचों वाले दरवाजे से करीब 30 फुट दूर अपनी कोठरी में वो दरवाजे की सलाखें थामे खड़ा था। जसवंत निशब्द चलता हुआ उसके पास पहुंचा। सतीश का पीला पड़ा चेहरा तनावपूर्ण था। ऑफिस में मारिया है, उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, घबराओ मत। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। चुप रहो, अभी तुम आज़ाद नहीं हुए हो। जसवंत पलटकर सतर्कतापूर्वक ऑफिस के सीखचों वाले दरवाजे की ओर बढ़ गया। अब उसे मारिया की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऑफिस का प्रवेश द्वार भी खुला हुआ था। उधर से किसी भी क्षण किसी के अंदर आने की संभावना पर इनकार नहीं किया जा सकता था, और अगर ऐन वक्त पर ऐसा होता तो उसका सर्वनाश निश्चित था। जसवंत ने देखा, तनिक आगे झुका। हिम्मत राव अपनी कुर्सी में फंसा सा बैठा था। उस तरफ उसकी पीठ थी। उसकी वर्दी की कमीज पसीने में भीगकर पीठ से चिपकी नजर आ रही थी। मारिया डेस्क के दूसरे सिरे पर खड़ी थी। उसके इस तरफ जसवंत खड़ा था। चाबियों का गुच्छा जसवंत को याद आया। दरवाजे की बगल में दाईं ओर कुछ 1 फुट के फासले पर टंगा था। देखो मिसेस डिसूजा, हिम्मत राव कह रहा था। उसका स्वर खींच से भरा हुआ था। तुम्हें इस वक्त सतीश से मिलने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता। क्यों? पहली बात तो यह है कि मुलाकात का वक्त नहीं। दूसरे, सतीश बीमार है, सारा दिन अजीब अजीब हरकतें करता रहा है, उसे आराम की ज़रूरत है। बेहतर होगा उसे डिस्टर्ब नहीं करो। मुझसे मिलकर वो डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर भी मैं इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी बात मानो, वापस चली जाओ। वैसे भी तुम्हें बेवक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम अच्छी तरह जानती हो मिस्टर डिसूजा को तुम्हारी ये हरकत ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। डिसूजा की पसंद को छोड़ो, मारिया ने प्रतिवाद किया। मैं सतीश से मिलना चाहती हूँ इसी वक्त। आई एम सॉरी मिसेस डिसूजा, लेकिन तुम्हें इस तरह उसे बंद रखने का कोई हक नहीं है। अच्छा, सतीश ने किसी की हत्या नहीं की। जिस सोहन दास की हत्या के अपराध का आरोप सतीश पर लगाया गया है, उसकी मौत तो आज रात हुई है और उस वक्त सतीश हवालात में बंद था। इस तरह उसके खिलाफ अब कोई केस ही नहीं बनता। हिम्मत राम ने अपने भारी कंधे उचकाए। सोहन दास की मौत के बारे में जानती हो? हाँ। इसका मतलब तुम उससे मिली थी? नहीं। मिसेस डिसूजा, इस बारे में तुम्हारे पति को बताना होगा। हाँ तो ज़रूर बताओ। तुम जानती हो जसवंत कहाँ है? हाँ। कहाँ है? अगर तुम सतीश को छोड़ दोगे तो मैं बता दूंगी। मैं मसरूफ़ हूँ, तुम्हारे पति को बुलाता हूँ, वो आकर तुम्हें ले जाएगा। जसवंत को उस स्थिति में पूरा ऑफिस दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगा कि वहाँ हिम्मत राव का कोई विश्वास पात्र महातहत तो मौजूद नहीं था।
लेकिन अभी तक किसी तीसरे की मौजूदगी का कोई आभास उसे नहीं मिला था, इसलिए वो काफ़ी हद तक निश्चिंत था। मारिया अब सीधा उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ जो उसकी वहाँ मौजूदगी की चुगली करता हो। वो पुनः हिकारत भरी निगाहों से हिम्मत राव को घूरने लगी। हम जोर शोर से जसवंत को तलाश कर रहे हैं, हिम्मत राव अपनी मोटी गर्दन हिलाता हुआ कह रहा था। वो ज़्यादा देर तक नहीं बच सकेगा, जल्दी पकड़ा जाएगा और फिर उसे हत्या के अपराध में फांसी पर लटकना पड़ेगा। सरोजाबाई मौका वारदात पर मौजूद थी, चश्मदीद गवाह है वो। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ कॉपरेट करो और आज रात सतीश से मिलने की बात दिमाग से निकाल दो। मैं उससे तुम्हें नहीं मिलने दूंगा और कानूनी खाना पूरी करने के बाद सुबह उसे रिहा कर दूंगा। तुमने उसे बता दिया कि वो रिहा कर दिया जाएगा? नहीं। और सोहनदास के बारे में? अभी कुछ नहीं बताया, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। कल अपने अफसरों से बात करने के बाद उसे रिहा कर दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे। अच्छा, ये तुमने कैसे सोच लिया? मैं सब जानती हूँ, तुम उसकी जान लेने वाले हो। बको मत, मैं ऐसी बातें बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। पता नहीं कैसे तुमने और सतीश ने ये बेसर पैर की बात सोच ली कि उसे यहाँ पुलिस स्टेशन में ही कुछ होने वाला है, लेकिन जब तक मैं इंचार्ज हूँ। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। हिम्मत राव ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मारिया अपने दोनों हाथ आगे बांधे यूं डेस्क के पास से हटी, मानो चहलकदमी करते हुए कुछ सोचना चाहती थी। प्रत्यक्षता वो नर्वस नजर आ रही थी। हाँ हाँ, हिम्मत राव माउथ पीस में कह रहा था। मार्था ने उसे देखा था। अच्छा, करमपुरा में? लेकिन अब तक तो वो ना जाने कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होगा। जो ही मारिया ने दीवार पर लटकता गुच्छा उतार कर दरवाज़ों की सलाखों के बीच से बाहर निकले जसवंत के हाथ में थमाया, चाबियां जोर से आपस में टकराईं। हिम्मत राव अचानक अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उधर ही घूम गया। जसवंत को वहां देखकर उसकी आंखें फैल गईं। अब मुंह हैरानगी से खुला रह गया। फिर उसकी निगाह जसवंत के हाथ में तनी रिवॉल्वर पर पड़ गई। खबरदार इंस्पेक्टर, जसवंत धीमे मगर सर्द स्वर में बोला। जिससे बात कर रहे हो उसे गुड बाय कहो और रिसीवर वापस रखकर चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना अभी मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। हिम्मत राव के चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव थे। मैंने तुम्हारी तलाश में चप्पा चप्पा छान मारा और तुम यहाँ मेरी नाक के नीचे। रिसीवर वापस रख दो इंस्पेक्टर, जसवंत गंग हिलाकर बोला। हिम्मत राव ने रिसीवर क्रैडर पर रख दिया। दरवाज़ा खोलो मारिया, जसवंत तेज स्वर में बोला। मारिया ने उसके हाथ से चाबियां ले ली। तुम क्या करना चाहते हो? हिम्मत राव ने क्रोध मिश्रित विवश स्वर में पूछा। और यहाँ कैसे पहुँचे? जसवंत की निगाहें बराबर उस पर जमी थी। उस पर तनी रिवॉल्वर वाला हाथ स्थिर था। हम सतीश को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मारिया ताला खोलकर दरवाज़ा खोल चुकी थी। जसवंत की बगल से गुजरकर वो गलियारे में सतीश की कोठरी की ओर दौड़ गई। कोई भी गलत हरकत या चालाकी मत करना इंस्पेक्टर, जसवंत बर्फ से सर्द लहजे से बोला, वरना तुम्हारी तोंद में सुराख खोल दूंगा। तुम मुझे शूट नहीं करोगे? कोई भी हरकत करके देख लो, पता चल जाएगा। आओ अंदर आओ। तुम बेकार खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। सोहनदास के बारे में हमें पता चल गया है। सतीश को सुबह रिहा कर दिया जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। जोसेफ सतीश को जिंदा नहीं रहने देना चाहता और तुम इस काम को अपने बाप जोसेफ के लिए अंजाम दोगे। हिम्मत राव का मोटा पीला चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें भी इस बकवास पर यकीन है? तुमने पहले सतीश को फंसाया था, अब उसी तरह मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो सोहनदास की हत्या रुस्तम ने की है, लेकिन तुम एक लालची और कमीने आदमी हो। तुम्हारे जिस्म पर जो वर्दी है इसकी कदर करना तुम नहीं जानते हो। पुलिस का महकमा लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए है, उन्हें लूटने और तबाह करने के लिए नहीं। तुम जैसे भ्रष्ट और बेईमान लोगों ने ही जनता में पुलिस की इमेज को खराब करा हुआ है। तुम नमक इस महकमे का खाते हो और हुक्म बजाते हो जोसेफ डिसूजा का। अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप अंदर आ जाओ। हिम्मत राव कुर्सी से उठा और भारी कदमों से चलता हुआ दरवाजे से गुजरकर गलियारे में आ गया। जसवंत ने दरवाज़ा को धकेल कर बंद कर दिया। अभी तक सारा काम योजना अनुसार हुआ था। हिम्मत राव का मोटा चेहरा पसीने से तर था, लेकिन जसवंत की रिवॉल्वर अपनी और तनी होने के कारण डर की वजह से वो पसीना नहीं पहुंच रहा था। जसवंत ने उसकी हॉल्स्टर से सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर अपनी जेब में डाल ली। आगे बढ़ो, जसवंत ने उसे रिवॉल्वर से ठोका लगाया।
क्रोध और अपमान के कारण हिम्मत राव का रोम रोम सुलग रहा था, लेकिन वो विवश था। चाहकर भी प्रतिरोध नहीं कर रहा था। वो चुपचाप कॉरिडोर्स में चल दिया। जसवंत रिवॉल्वर ताने ठीक उसके पीछे था। सुहनदास की लाश तुमने कहाँ छुपा रखी है जसवंत? अचानक हिम्मत राव ने पूछा। वो अभी तुम्हारी कार में है? साफ था, अभी तक लाश बरामद नहीं हुई थी। मैंने तो समझा था तुम इस बारे में सब कुछ जानते हो। हमारे पास रोजाबाई है, चश्मदीद गवाह। उससे हमने बड़ी महफूज जगह पे रखा हुआ है। उसका कहना है कि सतीश के हवालात में होने को लेकर सोहनदास से तुम्हारी काफ़ी गर्मागर्मी हुई थी। तुम इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वो तुमसे बुरी तरह डर गया और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने उसे शूट कर दिया। तुम गुस्से में पागल हो गए थे। अच्छा, वो सब साबित करने के लिए तुम्हें सोहनदास की लाश की जरूरत तो पड़ेगी। लाश को तो हम ढूंढ निकालेंगे, हिम्मत राव बोला, लेकिन तुम अब एक और बेवकूफ़ी करके अपने जुर्मों का बोझ बढ़ा रहे हो। अक्ल से काम लो जसवंत, तुम पहले ही बड़ी भारी मुसीबत में फंस चुके हो। अब तक मारिया सतीश की कोठरी का दरवाज़ा खोल चुकी थी। सतीश झपट कर बाहर निकला और मारिया को अपनी बाहों में भर लिया। फिर जसवंत की ओर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर हिम्मत राव पर निगाह पड़ते ही मारिया को छोड़कर उसकी ओर झपटा। हरामजादे, कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वक्त ज़ाया मत करो, ठहरो। जसवंत उसे डपटता हुआ बोला। रस्सी से ऊपर छत पर पहुंचो। मारिया, तुम दरवाजे से अपनी कार में पहुंचो। तुम्हें पता है हम सब ने कहाँ मिलना है। मारिया ने सर हिलाकर हामी भर दी। सतीश, जसवंत तेज स्वर में बोला, जल्दी करो, छत पर पहुंचो। सतीश जलती आंखों से हिम्मत राव को घूर रहा था। ऐसा लगता था कि मानो वो सचमुच उसकी जान लेना चाहता था। जसवंत ने उसकी बाँह पकड़कर उसे धकेल दिया। जाओ सतीश, वक्त बहुत कम है। सतीश बेमन से आगे बढ़ गया। रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर वो आसानी से झरोके के रास्ते से छत पर चला गया। मारिया पहले ही दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। जसवंत ने हिम्मत राव को पुनः रिवॉल्वर से ठोका लगाया। कोठरी में चलो। तुम भी उस कोठरी में कुछ देर रहकर देखो जहां तुमने सतीश को रखा था। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मेरे मातहत क्या सोचेंगे? और जोसेफ, वो तो मुझे मार ही डालेगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लूँगा। मरना चाहते हो मेरे हाथों? नहीं तो फिर आगे बढ़ो। कल मैं तुम्हारे अफसर से मिलकर ये सारा बखेड़ा निपटा दूंगा। हिम्मत राव थके से कदमों से आगे बढ़ा। जो ही वो कोठरी में पहुंचा, जसवंत ने रिवॉल्वर की नाल से 2 नपे तुने प्रहार उसकी कनपट्टी पर कर दिए। उसके घुटने मुड़े और भारी जिस्म औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा। वो होश गंवा बैठा था। जसवंत ने कोठरी का दरवाज़ा लॉक करके चाबियां दूर गलियारे में फेंक दी और फिर रस्सी के सहारे ऊपर छत पर पहुंच गया। रस्सी ऊपर खींचकर उसने झरोके का ढक्कन पुनः बंद कर दिया। अब तुमने क्या करना है? उसके पास ही खड़े सतीश ने पूछा। सतीश मुस्कुराया। मैंने मारिया को संकेत दे दिया है, उसने कार स्टार्ट कर ली है। वो छत के सिरे पर पहुंचे। हुक को मुंडेर में अड़ाकर रस्सी द्वारा एक एक करके नीचे गली में उतर गई। हुक को मुंडेर से निकालना ना तो इतना आसान था और ना ही उनके पास इतना वक्त था। रस्सी को उसी तरह लटकती छोड़कर वो गली के सिरे पर जा पहुंचे। तुमने मुझे बचा लिया जसवंत, यू आर रियली ग्रेट। अभी खतरा टलना नहीं है, सफ़र बहुत लंबा है। तुम हमारे साथ चलोगे दोस्त? नहीं। क्या तुम यहीं रहोगे? हाँ, लेकिन इन हालात में तुम यहाँ नहीं रह सकते। पैराडाइज को भूलो, उसे जोसेफ के पास ही रहने दो। मैं और मारिया कहीं और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। नहीं सतीश, पैराडाइज हमारा है। मैं उसे दोबारा हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। जोसेफ का मुकाबला अकेले करोगे? हाँ, ये जानते हुए भी कि तुम पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। जसवंत उसे जल्दी कहीं दूर और सुरक्षित पहुंचा देना चाहता था। उससे बचने का भी कोई तरीका निकाल लूँगा। ये मारिया कहाँ रह गई? तभी मारिया की कार उनके सामने आ रुकी। सतीश फौरन दरवाज़ा खोलकर उसके बगल में जा बैठा। जसवंत उसी तरह खड़ा रहा। पुलिस स्टेशन में अभी कोई हलचल नहीं थी। अंदर आ जाओ दोस्त, सतीश पिछला दरवाज़ा खोलकर बोला। करुणा कहाँ है मारिया? जसवंत ने पूछा। वो बीच वैगन लेने गई है। जसवंत कुटकर रह गया। ठीक है, तुम जाओ, मैं करुणा को लेकर आता हूँ। मेरी बोर्ड पर पहुँचो, वहीं तय करेंगे कि आगे क्या करना है। सतीश हंसा। हम सब तय कर चुके हैं, फिर भी मशवरा करेंगे, जाओ। सतीश ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कार तेज़ी से आगे बढ़ी और मोड़ पर घूमकर आंखों से ओझल हो गई। जसवंत अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था।
अभी तक सारा काम सही हो गया था, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका ये कदम उसे कहाँ तक पहुँचाएगा। वो घाट की ओर चल दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वांटेड लिस्ट में होना कितना खतरनाक था, और वो पुलिस के साथ साथ जोसेफ की वांटेड लिस्ट में भी था। जल्दी ही वो घाट पर पहुंच गया। वैगन का इंजन स्टार्ट किए जाने की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। आकाश में बादल गरजने लगे थे और बिजली चमक रही थी। लगता था तेज़ बारिश आने वाली थी। वैगन उधर ही आ रही थी। उसने हाथ हिलाकर रुकने का संकेत दिया। करुणा ने उसे पहचाना और वैगन रोक दी। वो फौरन अंदर जा बैठा। इतनी देर कैसे लगा दी? अंधेरे में करुणा का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो मेरी चाबियां गुम हो गई थी, वो बोली। या फिर मारिया ने उन्हें चुरा लिया था। मुझे इग्निशन वायर निकाल कर इंजन स्टार्ट करना पड़ा। सतीश सही सलामत से निकल गया। जसवंत चकराया। मारिया ने चाबियां चुरा ली? क्यों? सतीश सही सलामत है ना? हाँ, वो मारिया के साथ चला गया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम एक और मुसीबत में फंस गए हैं। कैसी मुसीबत? सतीश और मारिया ने बड़ा ही गलत और ख़तरनाक काम किया है। क्या कहना चाहती हो तुम? साफ बोलो। मारिया के पास एक सूटकेस था। जब मैं इंतज़ार कर रही थी तो वो अचानक नीचे गिर गया और उसका लॉक खुल गया। सूटकेस के अंदर देखकर मेरा दिमाग घूम गया। यहाँ से चलो करुणा, मेरे अपार्टमेंट पर। लेकिन वहाँ तो वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ पहुँचे होंगे। सतीश और मारिया मेरी बोट पर हमें मिलेंगे। मारिया के सूटकेस में क्या था? नोटों की गड्डियाँ। कितने नोट थे? पता नहीं। 100 रुपये के नोटों की गड्डियाँ थी। लगभग 20 लाख रुपए तो ज़रूर होंगे। मारिया ने बताया वो रकम किसकी थी? वो जोसेफ डिसूजा की थी। मारिया ने जोसेफ के घर की सेफ से चुराए थे। रकम जोसेफ की अपनी थी? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की थी। पैराडाइज के अलावा और भी इस इलाके में कई ऐसे ठिकाने हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती में चलते हैं, जोसेफ की निगरानी में। रुस्तम वहाँ से हफ्तावार कलेक्शन लेकर आता है और जोसेफ के पास जमा कर देता है। वो सारा पैसा क्योंकि 2 नंबर का होता है, इसलिए जोसेफ उसे अपने घर में रखता है। रुस्तम महीने में 2 बार सलीमपुर जाता है और वो रकम ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देता है। वो कल वहाँ जाएगा, लेकिन मारिया पहले ही उस रकम को ले उड़ी है। उसके पास कई लाख रुपए के जेवरात भी हैं। इसी सब के दम पर वो और सतीश नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। मैंने उसे समझाया भी था, इस रकम की चोरी के लिए जोसेफ उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर वो पाताल में भी जा छुपेगी तो भी वो उसे ढूंढ निकालेगा। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए मैं समझती हूँ मारिया ने चाबियाँ ही चुरा ली थी ताकि हमें देर हो जाए। उन दोनों को हमसे मिलने का कोई इरादा नहीं है। जसवंत मुस्कुराया। वो हमें ज़रूर मिलेंगे। वो उसका हाथ सहलाकर बोला, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं? ये ठीक है कि सतीश मेरा भाई है, लेकिन जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है वो गलत है, खतरनाक है। जोसेफ तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। अब मामला सिर्फ पैराडाइज का ही नहीं, उस रकम का भी हो गया। ठीक है, मैं इस बारे में सतीश से बात करूँगा। जसवंत, वो रकम ऑर्गेनाइजेशन की है। जोसेफ उसे वापस पाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। उसकी न सिर्फ इज्जत बल्कि अपनी जान भी दाव पर लग चुकी है, और सतीश उसकी बीवी के साथ साथ उसकी रकम को लेकर भाग रहा है। यहाँ से चलो करुणा। करुणा वैगन ड्राइव करने लगी। वो मेन रोड पर पहुंचे। पुलिस स्टेशन के सामने कई लोग जमा थे। अंदर भी खासी गहमा गहमी शुरू हो गई थी, जो इस बात के सबूत थे कि वहाँ हुए कांड का पता चल चुका था। करुणा एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाती हुई तेजी से गुजर रही थी। करुणा पिछली सड़कों से होकर वैगन ड्राइव कर रही थी। वो सकुशल पैराडाइज के पास जा पहुंचे। मुख्य इमारत से थोड़े से फासले से गुजरती हुई एक पिछली सड़क गेस्ट कॉटेजेस के निकट से होकर उस बोट हाउस तक जाती थी जिसके ऊपर जसवंत का अपार्टमेंट था। करुणा नर्वस थी। जसवंत के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। मारिया ने अपनी योजना के बारे में तुम्हें कुछ और भी बताया था? उसने पूछा। वो करीमगंज जा रहे हैं। कैसे? मेरा मतलब है किस सवारी से? वो जोसेफ की बोट इस्तेमाल करेंगे उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए। मारिया भी उसे चलाना जानती है। करीब 50 फुट लंबी वो शानदार बोट शादी के बाद जोसेफ ने उसे बतौर तोहफा दी थी, और उस बोट का नाम भी मारिया है। करीमगंज वो किस लिए जा रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम। इस बात की जानकारी पहले से तुम्हें थी? नहीं। अब हमने क्या करना है ये बताओ, करुणा ने पूछा। हम उनकी मदद करेंगे। तुम सतीश की मदद करोगे? हाँ, जोसेफ की पत्नी और रकम को लेकर भागने में।
रकम उससे लेकर मैं सलीमपुर में आईजी को सौंप दूंगा। लेकिन सतीश रकम नहीं देगा। क्यों? मेरा ख्याल है सतीश उसे जोसेफ से मुआवजे के तौर पर ले रहा है। हमारिया को भी। करुणा ने जवाब नहीं दिया। उसे बोट हाउस के पीछे वैगन रोककर इंजन बंद कर दिया। तुम सतीश से नाराज़ हो, होना भी चाहिए। उसके लिए तुम्हें मैं दोष नहीं देती, करुणा बोली। सतीश ने तुम्हारे साथ जो किया था उसकी वजह से तुम्हारा उसे नाराज़ होना जायज़ है, मगर सारे सिलसिले में तुम्हारा अपना कसूर भी है। जसवंत ने उसे घूरा। तुम्हें पैराडाइज में जुआघर नहीं बनाना चाहिए था। जिस दिन जुआघर बना था मुसीबत की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। मुसीबतों से मैं नहीं घबराता। मुसीबत से निपटना मुझे आता है और मैं पहले भी निपटता रहा हूँ। जानती हूँ, सतीश ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। फिर भी इस गलत और गैर कानूनी धंधे में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये मत समझना मैं तुम्हें नसीहत दे रही हूँ या तुम्हारी कमी बताकर तुम्हें इस वक्त अकेला छोड़ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगी, और जो तुम कुछ भी करोगे मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर हम इस मुसीबत से छुटकारा पा जाते हैं और तुम इस रास्ते को छोड़कर कोई सही रास्ता अपनाओ। जसवंत उसकी बातों पर ध्यान न देकर आसपास देख रहा था। किसी और की मौजूदगी का वहाँ कोई आभास उसे नहीं मिल रहा था। वो यहाँ नहीं है, वो वैगन से नीचे उतरता हुआ बोला। तुम्हारी बात ठीक निकली, वो आने वाले नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि सतीश मुझसे झूठ बोलेगा। करुणा भी नीचे उतरकर उसके बगल में खड़ी हो गई। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जो भी करोगे मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारे लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे और अपने भाई के बीच में किसी एक को चुनो, जसवंत बोला। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मेरे अंदर भी इंसानी कमज़ोरी है। मैं एक जुआरी हूँ, इसलिए जुए को मैंने अपना धंधा बनाया था। आज मैं जो हूँ तुम्हारे सामने हूँ। कल क्या होगा, मैं क्या करूँगा, ये खुद मैं भी नहीं जानता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी खातिर जज्बात की राह में बहकर कोई ऐसा फैसला करो जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मरिया चाहे कितनी कोशिश करती रहे, चाहे कैसी भी योजना बनाए, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर सतीश आज़ाद नहीं हो सकता। अगर तुम उसे नहीं बचाते तो आज रात यकीनन उन लोगों ने उसे मार डालना था। दोस्त की खातिर अपनी जान दाव पर लगाकर तुमने ईमानदारी से दोस्ती निभाने का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। नकारा और गैर जिम्मेदार दोस्त की खातिर अपनी जान खतरे में डाल कर मिसाल कायम कर दी है। सतीश की वजह से किसी और झंझट में पड़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। अचानक तेज़ हवा चलने लगी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। उस चमक में जसवंत ने साफ देखा कि करुणा पूरी तरह से गंभीर थी। वो पलटकर डॉक पर पहुंचा और पैर पर बंधी बटरफ्लाई को घूरने लगा। करुणा भी उसके पास आ खड़ी हुई। जसवंत ने बोर्ड पर जाकर देखा, फिर वापस लौट आया। बोर्ड पर कोई नहीं था। जसवंत, करुणा बोली, बेहतर होगा कि अब अपने बारे में सोचो। मतलब? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम पर हत्या का आरोप है, जिसके सामने सतीश को जेल से भागने में तुम्हारी मदद करने का जुर्म कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की। तुम्हारे इनकार से कुछ नहीं होने वाला। फिर किससे होगा? अब पूरी बाजी जोसेफ के हाथों में है। वो पैराडाइज का मालिक बन बैठा है। स्थानीय पुलिस विभाग और पूरा शहर अब उसकी मुट्ठी में है। फिर भी दो चीज़ें उसकी पहुंच से दूर है। क्या? उसकी बीवी मारिया और ऑर्गेनाइजेशन की रकम। और इन दोनों की वजह से वो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में है। फंस गया है कि उसका अपना बेड़ा गर्क होने को तैयार है। ये ठीक है कि हिम्मत राव को उसने खरीदा हुआ है, लेकिन हिम्मत राव भी सब कुछ नहीं है। पुलिस विभाग में उससे बड़े ईमानदार और कर्तव्यपरायण ऑफिसर भी मौजूद हैं। सभी तो ऑर्गेनाइजेशन के गुलामी नहीं हो सकते ना। मैं सीधा आईजी के पास जाऊँगा। लेकिन उस सूरत में तुम्हें यह बात भी कबूल करनी पड़ेगी कि तुम पैराडाइज में जुआघर चलाते रहे हो। हाँ, तब तुम्हारा क्या होगा? पता नहीं, मैं बताती हूँ। तुमने अब तक जो किया है उन सब पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन ये नए सिरे से एक नई शुरुआत भी तो हो सकती है हमारे लिए, करुणा, जसवंत ने कहा। फिर ये सोचकर कि जो वो कहना चाहता था उसके लिए मुनासिब मौका ये नहीं था, वो तनिक रुका और फिर बोला, हम कुछ एक मिनट और इंतज़ार करेंगे, फिर मैं मदन पास रूही के पास जाऊंगा। अपने वकील के पास? लेकिन वो कोई मदद नहीं करेगा। अब वो जोसेफ के लिए काम करता है। वो मदद करेगा, मान लो जोसेफ ने उसे खरीद रखा है। फिर भी कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। मुझे डर लग रहा है। जसवंत ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। करुणा के शरीर में कंपन था।
उसने अपनी बाहें उठाकर उसके गले में डाल दी। वो नहीं आएंगे। जसवंत उसके होठों पर चुंबन अंकित करने के बाद बोला, ठीक है चलते हैं। दोनों वैगन की ओर बढ़ गए। सतीश को तुम्हारे साथ ये सब करने का कोई हक नहीं था, करुणा तल्ख लहजे से बोली। उसने हमसे मिलने का वादा किया था। मेरे अपने ही भाई ने मुझे धोखा दे दिया। छोड़ो, अब ये सब बातें सोचना बेकार है। सिरोही के पास चलते हैं। वो वैगन में सवार हो गए और तभी तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। नॉक के जवाब में दरवाज़ा खुद मदन पाल सिरोही ने खोला। वो ड्रेसिंग गाउन पहने था। उसकी उम्र कोई 40 साल थी। जिस्म पर चर्बी चढ़नी शुरू हो गई थी और तूंद बाहर निकली हुई थी। वो चिंतित और निराश सा नजर आ रहा था। आंखों के इर्द गिर्द सियाह गोलाइयाँ उभरी हुई थीं। जसवंत को सामने पाकर उसकी आंखें फैल गईं। हो गॉड, तुम? जसवंत बाहर बारिश में खड़ा भीग रहा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे मदन? सारे शहर में आने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था जसवंत। तुम पर इस मेहरबानी की खास वजह है, जसवंत ने कहा। उसे धकेलकर अंदर आ गया। मदन ने उसकी बाँह पकड़कर उसे रोकना चाहा, फिर इरादा बदल कर बाहर देखने लगा। बाहर बीच वैगन में बैठी करुणा इंतज़ार कर रही थी। वैगन की पार्किंग लाइट्स ऑन थी और इंजन चालू था। मेरे बीवी और बच्चों को मत जगाना जसवंत, वो लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जसवंत कमरे में चारों ओर निगाहें दौड़ा रहा था। सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की बंद करके वो कोने में बनी बार के पास पहुंचा और एक साफ गिलास उठाकर बार से विस्की डालने लगा। मदन पाल गौर से उसे देख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी। वो साफ घबराया हुआ नजर आ रहा था। उसकी बाईं आंख रह रह कर फड़क रही थी। तुम यहाँ किस लिए आए हो जसवंत? क्यों, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? मेरा मतलब है, मुझसे क्या चाहते हो? मदद। लेकिन अब मैं तुम्हारा वकील नहीं रहा, तुम्हारे लिए काम नहीं करता। फिर किसके लिए करते हो? जोसेफ के लिए। मैं वकील हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं उन्हीं में से अपने क्लाइंट चुन लेता हूँ। ओह, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो हुक्म देती है वही तुम करते हो? नहीं, उन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही किसी का फ्रंटमैन बनना मुझे पसंद है। सुरही ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सीधा बिजनेस करता हूँ। पैराडाइज को बनवाने चलाने वगैरह के लिए मैंने फाइनेंस अरेंज करवाया था। पुलिस को महीना बंधवाने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। हालांकि तुम्हारे होटल में गैर कानूनी काम होता था, फिर भी तुम सीधा सही धंधा करते थे और हमें कोई दिक्कत कभी पेश नहीं आई। सब ठीक ठाक चलता था, इसलिए तुम नगद 5,000 रुपये महीना मुझसे लेते थे और अपनी सेवाओं के बदले में। लेकिन अब हम पर मुसीबत आई है तो तुम आंखें दिखा रहे हो। तुम जोसेफ को जानते हो, ये भी जानते हो कि वो मेरे साथ क्या करेगा। जसन नोट कर चुका था कि विलासपूर्ण ढंग से सुसज्जित कमरे में मौजूद हर चीज़ नई और मूल्यवान थी। कोठी में खामोशी छाई हुई थी। बाहर हो रही बारिश के अलावा अन्य कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सिरोही की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ ऊपर की मंजिल पर सोई हुई थी। लेकिन दस्तक के जवाब में जिस तरह सिरोही ने दरवाज़ा खोला था, उससे लगता था कि वो न सिर्फ जाग रहा था बल्कि शायद किसी का इंतज़ार भी कर रहा था। उसकी निगाहें सिरोही पर जा टिकी। वो मुंह में दबाकर सिगरेट सुलगाना चाहता था, मगर उसका हाथ इस बुरी तरह कांप रहा था कि लाइटर नहीं जला पाया। जसन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, तभी वो सिगरेट सुलगा सका। थैंक्स, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नहीं, तुम मुझसे डर रहे हो। जोसेफ तुम्हें ढूंढ रहा है, सिरोही बोला। हिम्मत राव को भी तुम्हारी तलाश है। वो दोनों हाथ धोकर तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। शहर में तुम कौन सा स्टंट करना चाहते हो? तुम सेंध लगाकर पुलिस स्टेशन में घुसे और जबरन सतीश को वहाँ से भगा दिया। और सतीश वो जोसेफ की पत्नी को ही लेकर उड़ गया, साथ ही उसकी सारी रकम भी ले गया। जसवंत ने उसके गांव का गिरेबान पकड़ लिया। इतनी जल्दी ये सब कैसे पता चल गया तुमको? मुझे जोसेफ ने फ़ोन किया था। अच्छा, किस लिए किया था? वो जानना चाहता था कि क्या तुम मुझसे मिले थे। रकम के बारे में उसने तुम्हें बताया? हाँ, पागलों की तरह चीख रहा था। इतना गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो सतीश को देखते ही शूट कर देगा, और तुमको भी। वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जसवंत ने उसका गिरेबान छोड़ दिया। उसे खुद पर शर्म आई कि वो क्यों इस कदर जोश में आकर ऐसी हरकत कर बैठा। सुरही का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका सारा शरीर कांप रहा था। क्यों? उसने अस्थिर स्वर में पूछा। जोसेफ को रकम से ज़्यादा मारिया को वापस पाने की फिक्र है, जसवंत बोला। और क्या कहा था जोसेफ ने तुमसे? अगर तुम यहाँ आओ तो मैं फ़ौरन फ़ोन करके उसको बता दूँ। वो मुझसे मिलना चाहता है? नहीं। फिर? तुम्हारी जान लेना चाहता है।
अब तुम उसे फ़ोन करोगे? सुरही ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद भावों से स्पष्ट था वो जोसेफ को अपनी वफादारी का सबूत देना चाहता था। तुम सोहनदास के बारे में भी सुन चुके होंगे? जसवंत ने पूछा। हाँ, और तुम समझते हो उसकी हत्या मैंने की थी? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, कम से कम इतना तो समझते ही हो कि उसकी हत्या सतीश ने नहीं की थी। हाँ मदन, तुम एक वकील हो, कानून की हिफाजत तुम्हारा भी फ़र्ज़ है। सलीमपुर में उच्च अधिकारियों से भी तुम्हारे अच्छे रसूख होंगे। तुम उन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता सकते हो। उन्हें बता दो कि किस तरह हिम्मत राव को जोसेफ ने खरीद रखा है। सोहनदास के बारे में भी बता दो, और ये भी कि जब से जोसेफ यहाँ आया है शहर के हालात किस कदर ख़राब हो गए। तुम आईजी से संपर्क करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं, बेहतर होगा तुम फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जसवंत जानता था उसके बाहर निकलते ही सुरोही ने जोसेफ को फ़ोन कर देना था, और इस बात के लिए सुरोही को दोष भी नहीं दिया जा सकता। अपनी जान सबको प्यारी होती है और हर कोई पहले खुद को ही बचाना चाहता है। मुझे भागने के लिए कुछ पैसा चाहिए मदन, वो मन ही मन कुछ तय करते हुए बोला। यहाँ इस वक्त मेरे पास 5-7 हज़ार रुपये ही होंगे। ठीक है, वही दे दो। सुरही अपने डेस्क के पास पहुंचा। ड्रॉअर खोलकर 100 रुपयों के नोटों की एक पतली सी गड्डी निकालकर डेस्क पर डाल दी। जसवंत ने नोट उठाकर बिना गिने अपनी जेब में डाल ली। तुम्हारी सारी रकम मैं वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे और पैसा चाहिए। अपनी सेफ खोलो। सुरही बुरी तरह चौंका। सेफ? हाँ, जहाँ तुम पैराडाइज के बही खाते रखते हो। देखो जसवंत, मुझे वो बही खाते भी चाहिए जोसेफ के। क्या करोगे? आईजी को भेजूंगा, इनकम टैक्स वालों को सूचित करूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो तुम हम सबको तबाह कर दोगे, सिरोही कठिन स्वर में बोला। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, हाथ कांप रहे थे। मुझ पर इतना जुल्म मत करो, मेरे हाल पर तरस खाओ, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जसवंत ने अपनी हिप पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दी। सेफ खोलो, लेकिन को गोली मारो। जोसेफ मेरे यहाँ वापसी के लिए तैयार नहीं था, वरना उसने अपनी बही खाते इस घर में नहीं छोड़ने थे। वो जानता है तुम निहायत डरपोक आदमी हो, इसलिए इस मामले में तुम पर कोई भरोसा उसने नहीं करना था। सेफ खोलो मदन। सिरोही प्रतिवाद नहीं कर सका। वो निराश सा लड़खड़ाते कदमों से चलकर सामने दीवार के पास पहुंचा। कांपते हाथों से वहां टंगी पेंटिंग उतारकर नीचे रख दी। दीवार में बनी सेफ का दरवाज़ा नजर आने लगा। जोसेफ मेरी जान ले लेगा। सुरही अपने खुश हो गए होठों पर जबान फिराकर बड़ी मुश्किल से बोला। हम सब मारे जाएंगे, तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। उन बही खातों से तुम भी गुनहगार साबित हो जाओगे। मुझे जो भी सज़ा कानून देगा मैं खुशी से उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। सुरही ने अविश्वास पूर्वक उसे देखा। तुम अपना सब कुछ तबाह कर देने के लिए तैयार हो? मेरे पास और कोई चारा है? तुम पागल हो गए हो। तुम बही खाते निकालो। सिरोही ने डायल घुमाकर कॉम्बिनेशन मिलाया। सेफ खुल गई। उसमें 3 लेजर्स थी। जसवंत ने उसे अलग धकेल कर तीनों लेजर्स निकाली, अपनी बगल में दबा ली। सिरोही दीवार का सहारा लिए फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। अब तुम चाहो तो सबसे पहले जोसेफ को फ़ोन करना, ठीक है? जसवंत ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जसवंत ने बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बारिश अभी भी हो रही थी। सड़क सुनसान थी। कॉर्नर पर चंद एक लाइटों के अलावा और कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। बीच वैगन पूर्ववत एक पेड़ के साए में खड़ी थी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठी करुणा वहाँ से उसे नज़र नहीं आई। लेजर्स बगल में दबाए वो वैगन की ओर दौड़ गया। सड़क पर पास ही एक अन्य कार खड़ी थी, जो कि सिरोही की कोठी के प्रवेश द्वार से उसे नज़र नहीं आई थी। जब वो यहाँ पहुँचे थे उस वक्त भी वो कार वहाँ नहीं थी। जो ही उसने अंदर बैठने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, करुणा ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। करुणा का चेहरा जर्द था, आंखों में भय झलक रहा था। तभी फुटपाथ के सिरे पर पेड़ के पीछे से एक मानव आकृति निकली और तेजी से जसवंत के पीछे आ गई। वो रुस्तम था। हिलना मत जसवंत, उसने चेतावनी दी। रुस्तम के सरासर अनअपेक्षित आगमन से जसवंत बुरी तरह चकरा गया। भारी लेजर्स के बोझ के कारण उसका मुकाबला कर पाने में भी वो असमर्थ था। रुस्तम ने उसकी पीठ में रिवॉल्वर गड़ा दी। जोसेफ का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। वो चटकारा सा लेकर बोला। वो जानता था तुम सुरही के पास ज़रूर जाओगे। मैं सही वक्त पर यहाँ पहुँचा और तुम्हें भीतर जाते देख लिया। उसने जसवंत की हिप पॉकेट से उसकी रिवॉल्वर बाहर खींच ली। बेहतर होगा अब तुम ज़रा भी चालाकी करने की कोशिश ना करना।
तुम्हारी सहेली ने अकल से काम लिया, उसी तरह तुम भी समझदारी से काम लेना। क्या चाहते हो तुम? जसवंत ने पूछा। तुम्हारी बगल में दबे ये लेजर्स। हिम्मत राव ने बताया था कि तुम सलीमपुर में आईजी के पास जाने के बारे में बक रहे थे, लेकिन जब ये लेजर्स तुम्हारे पास नहीं होंगे तो तुम्हारी बकवास पर कौन यकीन करेगा? ठीक है, इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में है। और कुछ? सोहन दास की लाश कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुमने उसे कहीं छुपा दिया है, लेकिन उसकी हत्या तो तुमने की थी। इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करूँगा। लाश कहाँ है वो तो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। नहीं बताओगे? जिद मत करो, मुझे ज़बान खुलवाना आता है। अच्छा, कोशिश कर लो। ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं। क्यों? जोसेफ तुमसे मिलना चाहता है। चुपचाप अंदर बैठो और अपनी सहेली से कहो कि ड्राइव करे। और अगर मैं तुम्हारी ये बात मानने से इनकार कर दूँ तो मैं तुमको यहीं शूट कर दूँगा। जसवंत जानता था वो वाकई ऐसा कर देगा, इसलिए बहस करने के बजाय करुणा के बगल में बैठ गया। अचानक बदल गए हालात की नज़ाकत को देखते हुए मुनासिब मौके का इंतज़ार करने में ही समझदारी थी। वैसे भी बिना लेजर्स कुछ कर पाना मुमकिन नहीं था। अब तक एक आदमी और पहुंच गया था। रुस्तम ने लेजर्स लेकर उसे सौंप दिए। मैं मजबूर थी जसवंत, करुणा कह रही थी। ये अचानक मेरे सर पर आ चढ़ा, मुझे धमकी दी। अगर तुम्हें बाहर आते वक्त मैंने चिल्लाकर खबरदार करने की कोशिश की तो वो तुम्हें फ़ौरन शूट कर देगा। और इट्स ऑल राइट, आई एम सॉरी जसवंत। रुस्तम रिवॉल्वर ताने पीछे बैठ चुका था। गीले शिकवे छोड़ो और कार चलाओ। जोसेफ तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा है। करुणा खामोशी से वैगन ड्राइव करने लगी। जोसेफ डिसूजा ने अपने निवास स्थान पर स्टडी में समुद्र की ओर खुलने वाली खिड़की से अपनी व्हील चेयर पर धकेली। बाहर हो रही तेज़ बारिश और हवा का शोर उसके क्रोध में घी का काम कर रहा था, लेकिन उसके भारी चेहरे पर निराशा का कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा था। जबकि असलियत ये थी कि आज रात पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने की बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी वो तैयार था। वो फ़ौरन कई जगह जाना चाहता था, पैराडाइज में, हिम्मत राव के पास और उन आदमियों के साथ जिन्हें रुस्तम ने सतीश और मारिया की तलाश में भेजा था। लेकिन वो लाचार था, जिंदगी भर के लिए इस कुर्सी से बंद कर रह गया था। मार्था फायर प्लेस के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। जोसेफ ने बड़ी ही सर्द निगाहों से उसे देखा। मार्था उसकी सगी बहन थी, मगर वो उसे पसंद नहीं करता था। वजह थी मार्था की विनाशकारी प्रवृत्ति। मार्था को हर उस काम में पूरा मज़ा आता था जिसका ताल्लुक तबाही से होता था, चाहे वो तबाही किसी की भी हो। उसकी मुस्कुराहट से लगता था कि वो इस तमाम सिचुएशन को भी एंजॉय कर रही है। मैं करमपुरा की बार में जसवंत को नहीं रोक पाई। वो बोली, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। सवाल तो ये है कि तुम वहाँ गई ही क्यों थी? जोसेफ ने पूछा। मेरी डेट थी और फिर मैं भी आसपास ही रहना चाहती थी। सोहनदास कैसे मरा तुमने देखा था? उसे मरता देखकर तो बड़ा मज़ा आया होगा। जोसेफ, तुम जानते हो इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं। अच्छा, फिर कैसी बातें पसंद हैं तुमको? साफ साफ बताओ, क्या हम वाकई बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं? मुसीबत इतनी बड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, जोसेफ ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। वो अपनी कुर्सी को उस मेज के पास ले गया जिस पर टेम्परेरी बार बनी हुई थी। पूरी कोठी में खामोशी छाई हुई थी। काफ़ी बड़ी और शानदार कोठी जोसेफ ने सिर्फ इसलिए खरीदी थी ताकि समाज में इज्जतदार कहला सके। पेशेवर बदमाश की बजाय लोग उसे एक बिजनेसमैन समझ सकें। हर एक काम चुपचाप और सही ढंग से किया गया था। सब सही चल भी रहा था। पुराने वक्तों के उसके साथियों में से ज़्यादातर या तो मर चुके थे या जेल में थे, या फिर दूर दराज इलाकों में गुमनाम ढंग से नर्क की ज़िंदगी जी रहे थे। वही एक खुश नसीब था जिसके पास दौलत और ताकत थी, और अपाहिज होने के बावजूद भी वो शान से जी रहा था। पैराडाइज के जरिए उसकी संपन्नता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब जसवंत ने आकर ये बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हिंसा का दौर शुरू हो गया। सोहनदास का किस्सा जिस ढंग से निपटाया गया, ऑर्गेनाइजेशन को तो कतई पसंद नहीं आया था, लेकिन और किया भी क्या जा सकता था। एक मामले ने दूसरे को पैदा कर दिया था। एक हत्या का मतलब था और हत्या, और अब इससे रोका नहीं जा सकता था। एक के बाद एक नई समस्या खड़ी हो रही थी। इन सबको पूरी तरह ख़त्म कर देना ही बेहतर था, वरना वो खुद ख़त्म हो जाएगा। जोसेफ, मार्था कह रही थी, मुझे जसवंत से नफरत है। जोसेफ ने उसे घूरा। तो जब वो तुम्हारे कब्जे में आ जाए ना, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम ज़रूर देखना चाहोगी,
लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें बड़ा कुछ करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। तभी डेस्क पर रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मार्था सैंडल खटखटाती हुई उधर ही बढ़ गई। जोसेफ बेचैनी से इंतज़ार करने लगा, ये जानने के लिए कि किसका फ़ोन है और क्या मैसेज दिया जा रहा है। सहसा उसे रुस्तम का ख्याल आया कि किस तरह उसकी लापरवाही से दिन में फिशिंग बोट पर सोहनदास की झलक देखने में जसवंत कामयाब हो गया था, और रुस्तम की लापरवाही की वजह थी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में व्यस्त होना। फिर जोसेफ को मारिया का ध्यान आया और उसके दिमाग में गुस्से की एक ज़बरदस्त लहर गुजर गई। मारिया 22 लाख रुपए की रकम और शानदार तेज़ रफ्तार बोट सब जा चुके थे। उन सबको पाना बहुत ज़रूरी था। जहन्नुम में जाए रुस्तम और ऑर्गेनाइजेशन, वो उन सब को दिखा कर ही रहेगा कि अपाहिज होते हुए भी वो सब कुछ कर सकता है। वो अच्छी तरह जानता था इस सारे सिलसिले पर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नज़र है और उसे उन लोगों की कसौटी पर खड़ा उतरना था। उसे साबित करना है कि टांगे खो चुकने के बाद भी जोसेफ डिसूजा हर काम को पहले की तरह अंजाम देने में समर्थ है। उसकी योग्यता और कार्यकुशलता पहले की तरह से कायम है। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर अपाहिज हुआ है। उसकी खूबियों पर कोई असर उसका नहीं पड़ा था। मार्था ने रिसीवर वापस रखकर उसकी ओर देखा। मदन पाल सिरोही का फ़ोन था। जसवंत उसके पास पहुंचा था। उससे 5,500 रुपये और लेजर्स ले गया। जोसेफ के जिस्म में भय की सर्द लहर गुजर गई। लेजर्स? सुरई उसे रोक नहीं सका, मेरा ख्याल है। रुस्तम सही वक्त पर वहाँ नहीं पहुँच पाया। जोसेफ को लगा कि आज रात किस्मत उसे पूरी तरह दगा देने पर तुली हुई है। उसका रोम रोम गुस्से से सुलग उठा। मार्था हंस रही थी। जोसेफ के जी में आया कि उसके मुंह पर एक तगड़ा हाथ जमा दे, मगर जब्त कर गया। वो समझ नहीं पाया कि जसवंत किस फेर में था, और जो बात उसकी समझ में नहीं आती उससे हमेशा उसे डर लगने लगता था। वो जानता था रुस्तम उससे नफरत करता था। रुस्तम का उससे साथ बंधा होना मजबूरी थी। रुस्तम ऑर्गेनाइजेशन के हुक्म उदूली नहीं कर सकता है, और इस ऑपरेशन को चलाने लायक दिमाग भी उसके पास नहीं था। लेकिन साथ ही ये भी सही था कि उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने रुस्तम को ही ये मुहिम सौंपनी थी। तो क्या रुस्तम को इस बात की जानकारी थी, और अपनी काबिलियत का सिक्का जमाने के लिए उसने खुद ही इस बखेड़े को निपटा कर अपना रास्ता साफ करना शुरू कर दिया था? जोसेफ ने व्हील चेयर के हत्थे पर जोर से हाथ मारा। हिम्मत राव द्वारा सतीश के हवालात से भाग जाने की सूचना दिए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था। लगभग उसी वक्त उसे अपनी सेफ खुली मिली थी। सारी रकम गायब हो चुकी थी। मारिया उसे ले गई थी। ये ठीक था कि शांत और सामान्य नजर आने वाली मारिया वास्तव में उससे नफरत करती थी, लेकिन वो उसकी बीवी है। शौहर होने के नाते उस पर उसी का हक है। मगर अब वो दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। उसकी रकम, जेवरात और बोट लेकर उसने अपना सर ऊपर उठाया। मार्था होठों में सुलगता सिगरेट दबाए उसी को देख रही थी। मारिया की कोई खबर अभी नहीं मिली है, वो बोली। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तूफ़ानी रात है। हमारे कोई वोट समुद्र में तो नहीं है? नहीं, और ना ही किसी ने उन्हें जाते देखा था। डॉक खाली पड़ा है, मार्था लापरवाही से बोली। इस तूफ़ानी रात में सतीश और मारिया बोट समेत ज़रूर डूब जाएंगे। क्षणिक मौन के पश्चात अचानक उसने पूछा, रुस्तम को तैरना नहीं आता ना? नहीं, लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? जोसेफ चिल्लाना चाहता था, लेकिन अपने स्वर पर काबू पर रख पाने में उसे खुशी हुई। मार्था अपने किसी निजी कारणवश उसके लिए जाल फैला रही थी। झंझट और मुसीबतों से लुत्फ उठाना उसकी आदत थी। वो उसकी तबाही का तमाशा देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थी, और उसकी ये चाहत पूरी हो सकती थी। क्रोधित जोसेफ अपनी व्हील चेयर को पुनः खिड़की के पास ले आया। मूसलाधार बारिश और तेज हवा ने मिलकर सचमुच इस रात को तूफानी बना दिया था। उसने सोचा, क्या उसे सलीमपुर फ़ोन कर देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को बताएगा क्या? संभवतः रुस्तम ने पहले ही रकम गायब हो जाने की सूचना दे दी होगी। अब वो रकम की मांग करेंगे। उसे रकम जल्दी चाहिए होगी। इस बारे में कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। रकम देनी पड़ेगी, और ना दे पाने की सूरत में उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बात ने उसे भयभीत कर दिया। उसे एक बार फिर अपनी बेबसी पर बेहद गुस्सा आने लगा। काश वो चल सकता होता। उसने बलपूर्वक इस विचार को अपने दिमाग से झटक दिया। तूफान से घिरे समुद्र में कहीं उसकी तमाम समस्याओं का समाधान मौजूद था, जहां उसकी बोट, उसकी रकम, उसकी बीवी और सतीश वर्मा मौजूद थे। वो भाग रहे थे, लेकिन ज़्यादा दूर या ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकेंगे।
मार्था ने मानो उसके विचारों को पढ़ लिया था। तुम्हारे विचार से वो कहाँ जा सकते हैं जोसेफ? पता नहीं, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। लेकिन सवाल तो इस रकम का है ना, उसके बारे में तुम क्या जवाब दोगे? बको मत। शायद जसवंत को पता हो वो कहाँ गए हों। हो सकता है। उसने अपनी बहन को देखा, उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। मार्था यूं गौर से उसे देख रही थी मानो वो कोई कीड़ा था और उसे मार दिए जाने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए जाने थे। लेकिन जसवंत बड़ा ही सख्त जान है, वो बोली। वो सतीश की तरह नहीं है। इस खेल को वो बखूबी खेलना जानता है। अगर उसे सतीश के बारे में जानकारी है तो भी वो तुम्हें नहीं बताएगा। रुस्तम उसकी ज़बान खुलवा सकता है। मार्था ने अपने होठों पर जीभ फिराई। मैं नहीं समझती वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन करुणा की जुबान वो ज़रूर खुलवा सकता है। वो मुस्कुराई। जसवंत करुणा को प्यार करता है, इसलिए करुणा के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करना फ़ायदेमंद साबित होगा। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। करुणा के साथ ज़्यादती होती देखकर जसवंत फौरन अपनी ज़बान खोल देगा। जोसेफ ने सहमति सूचक सर हिलाया। हम ऐसे ही करेंगे जब वो हमारे हाथ पड़ जाएंगे। रुस्तम उन्हें पकड़ लाएगा, मार्था बोली। उसे ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना वो कैसे साबित करेगा कि वो तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर आदमी है? जोसेफ कुछ नहीं बोला, बस उसे घूर कर रह गया। रुस्तम ने अपने हाथ पैंट के साथ रगड़े और पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। उसकी उंगलियों पर खून लगा था, लेकिन इसकी और कोई ध्यान उसने नहीं दिया। वो खून उसका अपना नहीं था, जसवंत के चेहरे से निकला था। उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। अब तक वो 2 बार सलीमपुर फ़ोन करके आश्वासन दे चुका था। उसने ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर से बात नहीं की थी। रुस्तम की इस हरकत के पीछे उसके मकसद जोसेफ को डराना था और परोक्ष रूप से ये बताना था कि जोसेफ ख़त्म हो चुका है। चुपचाप और चालाकी से काम करने की अपनी नीति के मुताबिक इस मामले को वो नहीं निपटा सकता था। इस वक्त हिंसा की ज़रूरत थी और इस काम में रुस्तम माहिर है। अब क्या कहते हो जसवंत? उसने शांत स्वर में पूछा। जहन्नुम में जाओ, जसवंत बोला। वो बड़ी मुश्किल से बोल रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और कई दांत हिल गए महसूस हो रहे थे। उसका पूरा चेहरा दर्द कर रहा था। शरीर में कई स्थानों पर ऐसी दुखन हो रही थी कि मानो फोड़े निकल आए थे। हॉस्पिटल में 2 महीने गुजारने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं रह गई थी कि इस कदर बेरहमी से की गई पिटाई को बर्दाश्त कर पाता। करीब घंटा भर पहले रुस्तम रिवॉल्वर की नोक पर उसे मजबूर करके जर्मन जोसेफ की कोठी में ले आया था। तेज़ हवा और बारिश के कारण तूफान सा उठ रहा लगता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी भयंकर तूफानी रात में समुद्र में सतीश जिंदा बच पाएगा, लेकिन सतीश के सामने कंचनगढ़ से दूर भागने के अलावा अन्य कोई चारा ही नहीं था। उसे मजबूरन जोसेफ की बोट में समुद्र में डूबने का रिस्क लेना पड़ा था। अगर वो यहीं रहता तो यकीनन रुस्तम के हाथ पड़ जाना था और फिर रुस्तम ने तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले लेनी थी। सतीश और मारिया कहाँ हैं जसवंत? रुस्तम ने कई बार पहले दोहराया अपना सवाल पूछा। पता नहीं। और रकम कहाँ है? पता नहीं। रुस्तम ने पुनः उसके चेहरे पर तमाचा जमाया। जसवंत का सर पीछे दीवार से जा टकराया। वो विवश था, इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। रुस्तम सिगरेट का गहरा कश लेकर पीछे हट गया। मार खाते खाते बेहाल हुए जसवंत को पल भर के लिए राहत मिली। लगातार मार खाते रहने के कारण उसका दिमाग क्रिया शून्य हो गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। काफ़ी देर बाद अब उसे कमरे का दृश्य साफ नजर आया। वो जोसेफ की विशाल कोठरी के एक सर्वेंट क्वार्टर में था। कमरा छोटा था। बारिश की मोटी बूंदें और तेज़ हवा बंद खिड़कियों से जोर जोर से टकरा रही थी। रुस्तम दीवार से टेक लगाए उसके सामने खड़ा विचारपूर्वक उसे देख रहा था। मार्था दूसरी कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता मिश्रित उत्तेजना के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। उसकी बगल में बैठी करुणा सूनी निगाहों से फर्श को ताक रही थी। उसके बाल अभी तक गीले थे। जसवंत पर जो गुजर रही थी और जितना वो बर्दाश्त कर रहा था, उसकी तड़प और पीड़ा उसके चेहरे पर साफ पड़ी जा रही थी। जोसेफ दरवाजे में अपनी व्हील चेयर में मौजूद था। उसका भारी चेहरा सुर्ख था। आंखों में चिंता मिश्रित क्रोधपूर्ण भाव थे। रुस्तम जब से इन दोनों को लेकर आया था तभी से अपनी मर्जी के मुताबिक इस ढंग से काम कर रहा था मानो अब उसके आदेश रुस्तम के लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे और इस सारे सिलसिले की बागडोर अब उसी के हाथ में थी। जोसेफ के मन में जो आशंका पनप रही थी वो भय का रूप धारण कर चुकी थी। मैं समझती हूँ जोसेफ, मार्था बोली। अब तक तुम खुद भी समझ गए होंगे कि अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो।
जसवंत की खामोशी के हर एक पल का मतलब है मारिया और तुम्हारी रकम बराबर दूर होती जा रही है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि क्या करना ठीक रहेगा। जसवंत के चक्कर में मत पड़ो, करुणा से पूछताछ करो। रुस्तम ने पहले मार्था को देखा और फिर उसकी निगाहें करुणा पर जम गई। तुम ठीक के रहती हो, वो बोला। करुणा के साथ जाति में पसंद नहीं करूँगा, जोसेफ ने भारी स्वर में कहा। हाँ, तुम इतने रहमदिल कब से हो गए? मार्था ने पूछा। बको मत, मार्था ठीक कहती है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, रुस्तम ने बोला। जानते हो ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में क्या सोचती है? ज़बान को लगाम दो रुस्तम, जोसेफ गुर्राया। तुम्हें अभी वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम करुणा से पूछताछ करो रुस्तम, मार्था ने कहा। हाँ, मैं यही करूँगा। करुणा के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। उसने फर्श पर दीवार से पीठ लगाए पड़े जसवंत की ओर नहीं देखा। उसकी ओर देखते हुए भी उसे डर लगता था। इसके विपरीत रुस्तम के इस फैसले ने जसवंत को डरा दिया। उन लोगों ने उसके साथ जो किया था उसकी परवाह उसे नहीं थी, लेकिन रुस्तम करुणा को हाथ लगाए, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने पीठ के पीछे बंधी अपनी कलाइयों को मुक्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन कई बार पहले की गई कोशिश की तरह इस दफ़ा भी वो कामयाब नहीं हुआ। उसे मार्था की ओर देखा। वो उसकी बेबसी पर मुस्कुरा रही थी। प्रत्यक्षतः वो इस स्थिति से एंजॉय कर रही थी। रुस्तम आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे करुणा के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। करुणा का सर पीछे कुर्सी के पुष्प से टकराया और मुंह से कड़हा से निकल गई। जोसेफ चुपचाप बैठा देखता रहा। सतीश और मारिया कहाँ गए हैं? रुस्तम ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगी, करुणा बोली। जानती हो मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता हूँ? मुझे परवाह नहीं। तो तुम जानती हो वो कहाँ गए हैं? नहीं, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? करुणा ने जवाब नहीं दिया और रुस्तम तड़ातड़ उसके मुंह पर तमाचे जड़ने लगा। असहाय जसवंत क्रोधित स्वर में चिल्लाया, लेकिन उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। करुणा के मुंह से खून बह रहा था, बाल बिखर गए थे। शाबाश रुस्तम, मार्था बोली। जसवंत बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, लड़खड़ाता सा आगे आया और झुककर रुस्तम के पेट में टक्कर जमा दी। रुस्तम उलटकर पीठ के बल जा गिरा। वो लगभग फौरन उठा और जसवंत की गर्दन पर तगड़ा हाथ जमा दिया। जसवंत फर्श पर मार्था के पैरों में जा गिरा। रुस्तम उसकी पसलियों में ठोकर जमाकर पीछे हट गया। दर्द से बिलबिलाते जसवंत ने देखा। रुस्तम ने करुणा के बाल पकड़कर उसे कुर्सी से बाहर खींच लिया। करुणा के चेहरे पर भय के स्थान पर दृढ़ता थी, जो इस बात का साफ सबूत था कि उसने किसी भी हालत में सतीश का पता नहीं बताना था। लेकिन जसवंत जानता था रुस्तम ने उसकी ज़बान खुलवाने के लिए उसे इतनी शारीरिक यातनाएं देनी थी कि आखिरकार उसे अपनी ज़बान खोलनी ही पड़ी। जसवंत को हार स्वीकार करनी पड़ी। ठहरो, वो कठिन स्वर में बोला। छोड़ दो। नहीं रुस्तम, तुम अपना काम जारी रखो, मार्था बोली। करुणा पर दोबारा हाथ मत उठाना, जसवंत ने कहा। इसे करने दो जसवंत, करुणा हाफती सी बोली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, करुणा को छोड़ दो, हम इसको यहाँ से चले जाने दो, मैं कह रहा हूँ। जसवंत बोलता गया। नहीं, तुम्हें साथ लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जसवंत। नाटक बंद करो दोनों, रुस्तम ने बोला। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दो। सतीश और रकम कहाँ है? अगर मैं बता दूँ तो तुम करुणा को जाने दोगे? हाँ, मैं इसे छोड़ दूँगा। जसवंत जानता था इससे ज़्यादा की अपेक्षा करना बेकार था। ठीक है, वो बोला। सतीश करीमगंज गया है, अब तक तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। इस मौसम में उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन है। रुस्तम ने जोरदार कहा लगाया, फिर जोसेफ को कड़ी निगाहों से घूरता पाकर खामोश हो गया। करुणा रो पड़ी। मार्था के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। इसके बावजूद ऐसा लगता था कि मानो उस मज़ेदार खेल को बीच में ही रोक दिया जाना उसे पसंद नहीं आया था। हम उनका पीछा करेंगे, अंत में वो सपाट स्वर में बोला। सुबह प्लेन से चले जाएंगे, रुस्तम बोला, और वहाँ जा पहुँचकर उनका इंतज़ार करेंगे। जोसेफ ने उसे घूरा। नहीं, मतलब हम अभी जाएंगे, लेकिन कैसे? जसवंत की बोट से, वो भी काफ़ी बड़ी है, हम उसी से जाएंगे। तुम पागल हो? रुस्तम गुस्से से बोला। इस मौसम में बोट से जाओगे? तुम भी साथ चलोगे, किसी और की मदद की ज़रूरत मुझे नहीं है। जसवंत बोट को दौड़ा सकता है, करुणा को भी हम साथ रखेंगे ताकि जसवंत कोई चालाकी ना करने पाए
और तुम मेरी टांगे और गन बनकर रहोगे रुस्तम। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। जानता हूँ तुम डर रहे हो। नहीं, लेकिन बोट से उनका पीछा करने में कोई समझदारी नहीं है। तो फिर तुम इसी वक्त वापस सलीमपुर भाग जाओ। मैं कोई दूसरा गनमैन ले लूँगा। गनमैन कौड़ियों के मोल मिलते हैं, इस शहर में बहुत मिल जाएंगे। इस चुनौती ने रुस्तम को हिला दिया। उसके चेहरे पर व्याप्त भावों से साफ था कि जोसेफ ने जो नहीं कहा था उसे भी वो बखूबी समझ गया था। उन दोनों के बीच जो खामोश जंग चल रही थी वो निर्णायक दौर में पहुंच चुकी थी। हम 2 और आदमी साथ लेकर प्लेन से चले जाएंगे, वो निगाहें उठाकर धीमी आवाज़ में बोला, और उनसे पहले पहुंचकर उनका इंतज़ार करेंगे। अगर बोट में पीछा किया तो भी उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। अचानक उसका स्वर कठोर हो गया। तुम सब कुछ मेरे सर पर डाल रहे हो जोसेफ। मुझे जसवंत और इस लड़की पर निगाह रखने के साथ और भी सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी कुर्सी से चिपके रहने की वजह से तुम तो अब बिल्कुल नाकारा आदमी हो। जोसेफ का चेहरा तमतमा गया। तो फिर तुम यहीं रहो, मैं और मार्था चले जाते हैं। तुम ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को वापस पाने की सही कोशिश नहीं करना चाहते। जानते हो, अगर रकम वापस नहीं मिली तो तुम्हारा क्या होगा। तुम बेवकूफ़ हो, बेकार वक्त ज़ाया कर रहे हो, जोसेफ तेज स्वर में बोला। जानते हो, अगर मैं सलीमपुर जाकर प्लेन में सवार हुआ तो क्या होगा। लोग मुझे जानते हैं, अखबार वालों को भी भनक ज़रूर मिल जाएगी। वो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे और उसके बाद हम जो भी करेंगे उस पर निगाह रखी जाएगी। नतीजा ये होगा कि सतीश को हाथ भी हम नहीं लगा पाएंगे। और तुम वहाँ अकेले नहीं जा रहे हो, इसलिए हम बोट से जाएंगे चुपचाप। ना तो किसी का ध्यान हमारी ओर जाएगा और ना ही किसी को उसका पता चलेगा, जो हम उन्हें पकड़ने के बाद उनके साथ करेंगे। जोसेफ की इस दलील ने रुस्तम को निरुत्तर कर दिया। ठीक है, वो हथियार डालकर बोला, लेकिन जसवंत और इस लड़की को तो यहीं छोड़ दो। इन्हें हम हिम्मत राव के हवाले कर सकते हैं। नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत है। तुम समझते हो ये तुम्हारी मदद करेंगे। इन्हें करनी पड़ेगी, जोसेफ ने कहा, और फिर चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा, हाँ या नहीं में जवाब दो रुस्तम। तुम्हारे लिए यह सुनहरी मौका है। अगर मैं इस मामले में कामयाब नहीं होता हूँ तो तुम मेरी जगह ले सकते हो। मेरी गद्दी तुम्हें मिल जाएगी। इस मौके का फ़ायदा उठाओ, और ऐसे ही किसी अफसर की ताक में तुम रहे हो। रुस्तम उलझन में पड़ गया। जोसेफ का ये रूप उसकी समझ से परे था। प्लेन से जाने की बात करते वक्त इस नज़रिए से तो उसने सोचा ही नहीं था कि इस तरह बात खुल जाएगी, पूरी पब्लिसिटी होगी और सारा काम बिगड़ जाएगा। उसे इस तरह के नज़रिए से भी सोचना सीखना पड़ेगा। लेकिन रुस्तम को अपनी ताकत और तकदीर पर कम भरोसा नहीं था। ठीक है, वो बोला, हम बोट से ही चलेंगे। वाटरफ्लाई तूफानी हवा को चीरती हुई अंधेरे में समुद्र की छाती पर दौड़ रही थी। वो मजबूत और तेज़ रफ्तार बोट थी। छोटे मोटे तूफान का मुकाबला करने में पूरी क्षमता उसमें थी। जसवंत मोटर बोट चला रहा था। थकान, दुखन और ना सो पाने के कारण उसकी हालत खस्ता थी। आंखें दर्द कर रही थीं। भोर होने में अभी देर थी। वाटरफ्लाई में सवार होने के बाद से जो वक्त गुजर चुका था वो कभी ख़त्म होता प्रतीत ही नहीं होता था। जसवंत स्वयं को सावधान रखना चाहता था, लेकिन इस मामले में उसके शरीर का अणु अणु बगावत करता प्रतीत हो रहा था। उसके तनावपूर्ण चेहरे पर थकान और अनिद्रा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। समुद्र में दूर तक कहीं और रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन तेज़ हवा का रुख बदलने लगा था। जसवंत की बगल में बैठी करुणा पूर्व में टकटकी लगाए भोल के चिन्ह देखने का सफल प्रयास कर रही थी। उसने किसी प्रकार अपना हुलिया काफ़ी हद तक दुरुस्त कर लिया था, लेकिन रुस्तम के थप्पड़ों के कारण उसके गाल अभी भी सूजे नजर आ रहे थे। उसने जसवंत की ओर गर्दन घुमाकर फुसफुसाती आवाज़ में पूछा, करीमगंज पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा। ये मौसम पर निर्भर करता है। हवा का रुख बदल गया है, अब इसमें भी हमें मदद मिलेगी। मैंने पूछा था कितना टाइम लगेगा। समुद्र के रास्ते करीमगंज करीब 600 मील दूर है। हमारी स्पीड करीब 22 मील की रफ्तार में है, लेकिन फ्यूल बचाने के लिए हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी। कितनी कम? हम औसतन 15-16 मील ही 1 घंटे में जा पाएंगे। मेरा ख्याल है परसों किसी वक्त तक पहुंच जाएंगे। और फ्यूल? जसवंत ने गर्दन घुमाई। मेन कैबिन में ठीक उसके पीछे बैठा रुस्तम उधर ही देख रहा था। चलने से पहले वाटरफ्लाई में टैंक भर लिए गए थे, जसवंत बोला, लेकिन पूरे सफ़र के लिए हमें और तेल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जितना तेल हमारे पास है उसमें सफ़र तय नहीं होगा। नहीं,
जोसेफ को उम्मीद है कि वो तेल ख़त्म होने से पहले ही सतीश और मारिया को पकड़ लेगा, शायद कल तक। और अगर वो नहीं मिले तब तो हम फंस जाएंगे, बशर्ते कि। जसवंत ने कहा और फिर शेष वाक्य अधूरा छोड़कर बोला, रुस्तम ने एक और एक्स्ट्रा टैंक भरवा कर रखा हुआ है। वो हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है, या फिर रास्ते में मिली किसी बोट से हमें तेल मांगना पड़ेगा। अपनी इस बोट से पहले भी कभी तुमने इतना लंबा सफ़र तय किया है? नहीं। लहरों पर उछलती सी बोट आगे बढ़ती रही। जसवंत की निगाहें कंपास पर टिकी थी। अगर कल आसमान साफ नहीं हुआ तो उसे सारा सफ़र अपने अनुमानों और तजुर्बे के आधार पर ही तय करना पड़ेगा। समुद्र के इस इलाके के ज्वार और हवाओं से वो परिचित था, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी उसे नहीं थी कि वो बिना नक्शे और चार्ट के पूरा सफ़र बिल्कुल सही ढंग से तय कर पाएगा। वो नेवी में ऑफिसर रह चुका था, लेकिन बोट के द्वारा इतने लंबे सफ़र के लिए रास्ते का सही ज्ञान होना ज़रूरी था, जबकि उसके पास तो नक्शा तक भी नहीं था। ये सारा सिलसिला उसके विचारानुसार जुए के एक दाव की तरह था, और इस वक्त अपनी वहाँ मौजूदगी की वजह वो जोसेफ के पागलपन को समझता था, क्योंकि सतीश की बोट को पकड़ पाने की उम्मीद नहीं के बराबर थी। कल दिन में अगर मौसम साफ रहा तो भी उसकी बोट दिखाई दे जाना अपने आप में एक चमत्कार होगा, और प्रत्यक्षतः जोसेफ किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा लगता था। पीछा किए जाने के इस मामले में रुस्तम ने एक और एतराज़ किया था। उसने सतीश की मंजिल के बारे में जसवंत की बात को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि बिना इस बात की सच्चाई की जांच किए इसे मान लेने में समझदारी नहीं थी। ये सारी भाग दौड़ बेकार की भी साबित हो सकती थी। जोसेफ ने जवाब देने से पहले जसवंत और करुणा को कड़ी निगाहों से घूरा था। अगर मारिया करीमगंज में नहीं मिली, अंत में उसने कहा था, तो ये दोनों दोबारा झूठ बोलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? रुस्तम ने तर्क प्रस्तुत किया था। तब तक तो रकम हमेशा के लिए गायब हो चुकी होगी। जसवंत झूठ नहीं बोल रहा है, जोसेफ ने पूछा। क्यों जसवंत? नहीं, जानते हो, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो करुणा का क्या अंजाम होगा? हाँ, मैं जानता हूँ। यानी तुम अपनी कहानी को बदलना नहीं चाहते? नहीं, सतीश और मारिया ने कहा था कि वो करीमगंज जाएंगे। तब तो बेहतर होगा, जोसेफ ने भारी स्वर में कहा। तुम अपने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दो कि वो अपना इरादा बदल ना ले। जसवंत खामोश हो गया था। नीचे मेन कैबिन में अपने व्हील चेयर में मौजूद जोसेफ सो गया प्रतीत होता था। उन्हें वॉच करने के लिए उसने रुस्तम को छोड़ दिया था। बोर्ड पर वो बैसाखियों के सहारे सवार हुआ था। उस जरा से वक्त के लिए उसे अपनी व्हील चेयर छोड़ी थी तो खुद को आश्चर्यजनक रूप से संभाले रखा था। जसवंत जानता था टांगों पर पड़े कंबल के नीचे वो रिवॉल्वर छुपाए रखता है। रुस्तम भी हथियारबंद था। उसका रिवॉल्वर चमड़े की चौड़ी बैट में खुसी हुई थी। अगले कंपार्टमेंट में 4 बंक थे। उन्हीं में से एक पर मार्था सोई हुई थी। उसके पास कोई हथियार जसवंत को नज़र नहीं आया था। ज़ाहिर तौर पर रुस्तम और जोसेफ के रिवॉल्वर के अलावा अन्य कोई हथियार बोर्ड पर नहीं था। जसवंत को यकीन था कि अचानक हमला बोलकर रुस्तम पर काबू वो पा सकता था, लेकिन इसके लिए मुनासिब वक्त ये नहीं था। अभी सफ़र शुरू हुआ था और रुस्तम पूर्णतया सतर्क था। जसवंत बोर्ड दौड़ाता रहा। सुबह होने तक बारिश का वेग काफ़ी कम हो गया था, लेकिन आकाश में छाए घने बादलों के कारण अंधेरा काफ़ी था। लहरें भी तेज़ी से उठ गिर रही थीं, इसलिए बोट को कंट्रोल करना अभी भी उतना ही मुश्किल साबित हो रहा था। जसवंत ने फिर से रुस्तम पर निगाहें डाली। उसकी आंखें बंद थी। चेहरे की हालत से जाहिर था कि उस पर सी सिकनेस का प्रभाव होने लगा है, लेकिन वो प्रभाव ज़्यादा नहीं था। जसवंत ने स्टीयरिंग व्हील पर रखे अपने हाथ पर करुणा की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। जसवंत, घबराओ मत, अभी हमें चुपचाप रहकर मौके का इंतज़ार करना होगा। सतीश के बारे में उन्हें मेरी वजह से ही तुमने बताया था ना? तुम नहीं चाहते थे कि रुस्तम मेरी और ज़्यादा दुर्गति करे। आई लव यू जसवंत। जसवंत मुस्कुराया। अगर आँख दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, सच कह रहे हो, 100% सच। आई लव यू टू। इससे पहले कभी जाहिर क्यों नहीं किया? मैं अंधा था, बेवकूफ़ था। होटल को बनाने चलाने वगैरह में इस कदम मसरूफ़ रहा कि तुम्हारे जज्बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। खैर छोड़ो, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी। नहीं, मैं इस हाल में भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम शायद नहीं जानती कि हमारा क्या अंजाम होगा। सतीश और मारिया हमें मिलते हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा जो रुस्तम और जोसेफ हमारे साथ करने वाले हैं। जानती हूँ, लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर सकती, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। करुणा उसका हाथ सहलाती हुई धीमी आवाज़ में बोली।
मैं बस तुम्हारे बारे में सोचना चाहती हूँ, तुम्हारे और अपने बारे में। पीछे से आहट पाकर जसवंत ने गर्दन घुमाई। रुस्तम उठकर खड़ा हो गया था ब्रिज तक, जहाँ वे दोनों मौजूद थे। आने वाली छोटी सी सीढ़ी से सटा हुआ उसका चेहरा तनिक पीला पड़ा हुआ था और आंखों में बेचैनी थी। क्या तुम बिना झटके दिए इस बोट को आराम से नहीं चला सकते? उसने पूछा। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, इसलिए बोट बार बार ऊपर नीचे हो रही है। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, मुझे डराना चाहते हो। मार्था ने तुम्हें बता दिया है ना कि मैं तैर नहीं सकता। हो सकता है मैं तैर नहीं पाऊँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मुझे डूबना पड़ा तो तुम्हारी कब्र भी पानी में ही बनेगी। डूबने से पहले मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और तुमसे भी पहले तुम्हारी इस छोकरी को। तुम इसे प्यार करते हो ना, लेकिन इसके साथ जो मैं करूँगा ना, वो तुमसे बर्दाश्त होना तो दूर रहा, उसे देख भी तुम नहीं पाओगे। इसलिए समझदारी से काम लो और बोट को ठीक तरीके से चलाओ। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी कोशिशें अधूरी हैं, रुस्तम ने कहा और हाथ बढ़ाकर करुणा की बाँह थाम ली। तुम नीचे जाकर नाश्ता तैयार करो। चलने से पहले खाने पीने का काफ़ी सामान मैंने लदवा लिया था। जाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। ठीक है। करुणा उठकर उसकी बगल से गुजरी और मेन कैबिन से होती हुई आगे चली गई। करुणा जब नाश्ता बनाकर लाई, जोसेफ भी जाग चुका था। व्हील चेयर से वो उस बेंच पर आ गया। बेंच केबिन की एक दीवार की पूरी लंबाई के साथ बनी हुई थी। उसने अपनी बैसाखियों का सहारा लिया हुआ था। उसने नाश्ते में कुछ खास नहीं खाया, लेकिन कॉफ़ी के 2 प्याले पिए। रुस्तम भूखमरों की तरह खा रहा था और उसकी निगाहें बराबर जसवंत और करुणा पर जमी हुई थी। जसवंत को ये जानकर ताज्जुब हुआ कि खुद उसे भी जोरदार भूख लगी हुई थी। मार्था भी जाग चुकी थी। वो अगले कैबिन से बाहर आई, एकदम ताज़ा दम लग रही थी। अब उसने उपहासपूर्वक रुस्तम को देखा और फिर जसवंत की ओर पलट गई। बेचारा जसवंत, तुम थक गए होंगे, कुछ देर बोट को मैं चलाती हूँ। नहीं, इसे ही चलाने दो, रुस्तम बोला। लेकिन ये भी तो इंसान है, कोई मशीन तो नहीं। मार्था ने प्रतिवाद किया। इसे भी आराम और सोने की ज़रूरत है। इस बोट को मैं भी उतनी अच्छी तरह से चला सकती हूँ जैसे ये चला रहा है। उसकी निगाह जसवंत से मिली तो वो मुस्कुरा दी। करुणा भी बोट चला सकती है। जसवंत की ज़्यादा ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, इसलिए इसे फ़िलहाल आराम करना चाहिए। मार्था की बात मान ली गई। जसवंत और करुणा को छोटे केबिन में भेजकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया गया। केबिन में अंधेरा था। जसवंत ने लाइट स्विच ऑन नहीं किया था। बंकों के बीच की संकरी राहदारी में करुणा उसके पास आई और उसके गले में बाहें डालकर होठों पर दीर्घ चुंबन जड़ दिया। दोनों ओर से प्यार का इजहार किए जाने के बाद सही मायने में ये पहला चुंबन था। जसवंत ने महसूस किया कि उसके सीने से लगे और उसकी बाहों में बंधी होने के बावजूद करुणा काँप रही थी। अब क्या होगा? क्या हम वाकई कुछ भी नहीं कर सकते? जसवंत की बाहें उसकी पीठ पर और ज़्यादा कस गई। घबराओ मत, अभी हम सही सलामत हैं। लेकिन वो हमें मार डालेंगे। सतीश और मारिया उनके हाथ पड़ गए तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ, मुझे सिर्फ इसलिए साथ लाया गया है ताकि मेरे ज़रिए तुम पर दबाव डाला जा सके। अगर तुम किसी तरह रुस्तम के रिवॉल्वर पर कब्जा कर लो तो। बैठ जाओ करुणा। जसवंत ने उसे एक बंक पर अपने साथ बिठा लिया। वो अभी भी काँप रही थी। उसके हाथ ठंडे थे। अभी रुस्तम से टकराने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, जसवंत बोला। मैंने काफ़ी दिन हॉस्पिटल में गुजारे हैं और कंचनगढ़ पहुंचते ही एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ा है। मुझे उस पर अचानक और पूरे जोर से हमला करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया और ज़रा भी चूक गया तो वो मुझे मार डालेगा। जब वो सो रहा हो? नहीं। फिर? तुम शायद नहीं जानती, जोसेफ भी हमेशा अपने पास रिवॉल्वर रखता है। सोया हुआ नजर आने के बावजूद वो पूरी तरह चौकस रहता है। तो फिर हम क्या करेंगे? वॉच एंड वेट। मान लो सतीश और मारिया हमें मिल गए तो? मैं नहीं समझता कि वो हमें मिलेंगे। और मान लो सतीश असल में करीमगंज ना जाकर कहीं और गया हो? फिर भी वहाँ पहुँचने से पहले किसी भी मुसीबत को न्योता हम नहीं देंगे। इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है और मुझे भी। ठीक है। जसवंत जानता था वो क्या सोच रही थी। करुणा को लगभग यकीन था कि अंधेरे में एकांत के जो क्षण मिले हैं, दोबारा ऐसे अवसर कभी नहीं आएंगे। इसलिए इन क्षणों का भरपूर आनंद वो उठाना चाहती थी। जसवंत उसे सीने से लगाए बंक पर फैल गया। करुणा उसमें समा जाने को आतुर थी। उसके होठ जसवंत के होठों से चिपके थे और उसके हाथ उसके जिस्म पर फैल रहे थे। जसवंत को भी अपने समस्त शरीर में चींटियां सी रेंगती महसूस हो रही थी। उसके अंदर उठ खड़ा हुआ वासना का तूफान हर पल जोर पकड़ता जा रहा था। वो ज़्यादा देर स्वयं पर काबू पाए न रह सका।
बेहोशी की नींद में सोया पड़ा जसवंत सपनों के संसार में विचल रहा था। अचानक वो जाग गया। बंक पर अपने साथ करुणा की मौजूदगी का पूरा एहसास उसे था। चारों तरफ उसे अंधेरा नजर आ रहा था। इंजन की आवाज़ और झटके भी नहीं महसूस हो रहे थे। करुणा!